नमस्कार श्रोताओं, हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर रमाशंकर सिंह, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान से पीएचडी हैं। 2018 से 2020 तक वो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फेलो थे और अभी डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में एकेडमिक फेलो हैं। रमाशंकर जी समुदाय, प्राकृतिक संसाधनों, भाषा, ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं पर लिखते पढ़ते रहे हैं और अभी पिछले साल ही उनकी किताब नदी पुत्र प्रकाशित हुई है। और श्रोताओं, आपको बता दें, रमाशंकर सिंह जी जिन विषयों पर काम करते रहे हैं या अभी भी जिन विषयों से जुड़े हुए हैं, वो कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम आम तौर पर रोजमर्रा हम समझने की बात तो दूर है, शायद सुनते भी बहुत कम हैं। तो ये एक अच्छा मौका है उन नए विषयों को ना केवल सुनने का बल्कि उनको गहरी तौर पर समझने का भी। बहुत बहुत स्वागत है रमाशंकर सिंह आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया नोता जी। तो शुरुआत करते हैं रमा जी, सबसे पहले इस सवाल से कि एक विद्यार्थी के तौर पर आपने कौन से विषय चुने और किस तरह आपका वो शैक्षणिक जो सफर है वो आगे बढ़ा, उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए ताकि वो समझ सके कि किन किन चरणों से होकर आप आज यहाँ पहुँचे हैं। मेरा जन्म 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ। उस दौर में मैं किसान का बेटा हूँ, तो शिक्षा से ज़्यादा स्कूल तक पहुँच ज़्यादा मायने रखती थी। तो पहली उपलब्धि जो मेरी रही है वो स्कूल तक पहुँच रही है, क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे लोग स्कूल नहीं पहुँच पाए। स्कूल के बाद जब मैं इंटर कॉलेज में गया तो मैंने विज्ञान वर्ग की पढ़ाई की, लेकिन उन विषयों में मैं ज़्यादा बेहतर करने की स्थिति में नहीं था। उतना ज़्यादा मेरी कोई बौद्धिक उपलब्धि नहीं थी कि मैं उसको आगे बढ़ा पाऊँ। तो मैंने कला वर्ग के विद्यार्थी के रूप में साकेत कॉलेज अयोध्या में प्रवेश लिया और वहाँ पर संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी ये 3 विषय पढ़ना चाहता था। तो बताया गया कि एक साथ आप 3 साहित्य नहीं पढ़ सकते। अच्छा। तो आपको कोई एक दूसरा विषय लेना होगा। तो मैंने अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य और प्राचीन इतिहास से बीए करना शुरू किया। बाद में मैंने प्राचीन इतिहास से एमए किया। तो इस तरीके से शैक्षिक संस्थान ही हम लोगों के लिए उपलब्धि थी, पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि थी पढ़ना लिखना जी। फिर उसके बाद कुछ समय इधर उधर नौकरी चाकरी के ढूंढने के क्रम के बाद मैंने ये सोचा कि पीएचडी की जाए, गंभीरता पूर्वक काम किया जाए। तो 2010 में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में मैं पीएचडी करने गया प्रोफेसर बद्रीनारायण के साथ। रमा जी यहाँ पर बीच में रोक रहे हैं, आपने पीएचडी वहाँ पर की, तो किस विषय पर आपका काम था वहाँ पर? उस समय मेरा काम इस विषय पर था कि जो आरंभिक भारत में वह समुदाय जो बिल्कुल समाज के बिल्कुल निचले तबके पर थे, तो उनका प्राकृतिक संसाधनों से क्या रिश्ता था, क्या उनका जीवन उससे कैसे चलता था, उसको क्या राज्य कोई मान्यता देता था या नहीं देता था, और अगर मान्यता देता था तो कितनी मान्यता देता था, फिर उनके जीवन में वह संसाधन क्या भूमिका निभाते थे। मसलन जो वनों में रहने वाले समुदाय थे उनके जीवन में वन किस तरीके से प्रवेश करता था। नदी के किनारे जो लोग रहते चले आ रहे थे, निषाद समुदाय के लोग, जो उनके जीवन में नदी की क्या भूमिका रहती होगी, इस सब के बारे में मेरा काम था। तो रमा जी, आप गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय से जब पीएचडी आपने जब सबमिट की, उसके बाद आप फिर शिमला पहुंचे आईआईएस में। जी जी। तो वहां पर आपने किस विषय पर काम किया? उसमें जो गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान का काम था, उस काम को थोड़ा नफीस स्तर पर और उच्च स्तर पर बढ़ाने का काम किया। वहाँ पर था कि वनों और नदियों से लोगों का क्या रिश्ता था। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में जो मेरा काम था, वहाँ मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया कि यह देखा जाए कि नदियों की भूमिका क्या रही है भारतीय संस्कृति के निर्माण में, फिर खासकर एक समुदाय विशेष के निर्माण में नदियों की क्या भूमिका रही, फिर वह समुदाय नदियों को किस तरीके से अपने जीवन में देखता है। यानी कोई समुदाय अगर नदी के किनारे रह रहा है तो उसके जीवन में, उसकी भाषा में, उसकी अभिव्यक्ति में, उसके रोजमर्रा के जीवन में, यहाँ तक कि उसके सपने में, उसके जीवन और उसके मरण में ये नदी क्या भूमिका निभाती है। तो इससे ही जुड़ा मेरा अगला सवाल है रमाशंकर जी कि आपकी अभी सद्य प्रकाशित कह सकते हैं जो पुस्तक है नदी पुत्र, तो वो नदी पुत्र की भूमिका क्या रही, कैसे उसको लिखने का आपके मन में वो विचार आया और आपने उस पुस्तक में क्या क्या सम्मिलित किया है? नदी पुत्र वास्तव में जो नदी की संतानें हैं जी, उनके बारे में है, यानी उसके किनारे रहने वाले सभी लोग। लेकिन इतना मेरा अनुभव नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि सबके बारे में लिख सकूं, तो मैंने केवल अपने आप को निषाद समुदाय के स्त्री पुरुषों पर केंद्रित किया। लेकिन उस किताब को पढ़ते हुए आप पाएंगे कि वह न केवल निषाद समुदाय की कहानी है, बल्कि नदियों से जुड़े हुए हर व्यक्ति की कहानी है।
चूंकि वह गंगा नदी को ज़्यादा केंद्र में रखकर लिखी गई है वह किताब, तो आपको लगेगा कि उत्तर भारतीय लोगों की भी वो कहानी है। और उसमें मैंने यह देखा कि जो संस्कृत साहित्य है, जो हिंदी साहित्य है या भारतीय भाषाओं को के जो साहित्य हैं, उसमें नदियों के बारे में क्या कहा गया है, उसमें निषाद समुदाय के बारे में क्या कहा गया। फिर दूसरी बात यह है कि जो अंग्रेजी दौर के औपनिवेशिक शासन में जो अभिलेखागार बने, उनमें निषादों के बारे में, गंगा नदी के बारे में क्या कहा गया। फिर मैंने ये देखने का प्रयास किया कि लोगों के जीवन में क्या है, तो उनसे बात की। महिलाओं के जीवन में नदी कैसे आती होगी, यानी निषाद समुदाय की एक महिला है, उसके जीवन में नदी कैसे आती है, या एक सामान्य महिला जो नदी के किनारे स्नान करने जाती है, एक श्रद्धालु या साधु, सन्यासी, सैनिक, राजा, प्रजा जो भी नदी से जुड़े हैं, उनके जीवन में नदी क्या क्या भूमिका निभाती है। तो एक बहुत ही जो एक बृहद कैनवास है, उसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का मैंने इसमें प्रयास किया। और इसमें रोजी रोटी से जुड़े मुद्दे भी होंगे, जैसे व्यापार से संबंध जो है नदी का, जो बड़े व्यापार ना सही तो कम से कम जिन समुदायों की आप बात करें जो नदी के किनारे रह रहे हैं और उनसे उनका जीवन का संबंध है, तो उनकी अपनी रोजी रोटी भी तो नदी से बहुत हद तक संबंधित रही होगी। जी जी, शुरुआत में आप समझ लीजिए कि 1820 तक भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार जो है नदियों के रास्ते होता था, और उसमें वो नाव से होता था, उस नाव से जिसको लोग चलाते थे, पतवार से, डांड से। फिर उसके बाद 1820 के बाद में जब चाय का व्यापार अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया, तो स्टीमर उतारे गए गंगा नदी में। तो इसमें क्या हुआ कि जो लंबी दूरी का व्यापार था वो इनके हाथ से, निषाद समुदाय के जो खेवैया लोग थे, जो नाविक थे, उनके हाथ से खिसकता गया। तो अब उनको नदी में चलने की बजाय वो नदी को आर पार कराने वाली भूमिका में रह गए, और छोटी छोटी दूरी की 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की भूमिकाओं में वो रह गए। उस समय के जो अभिलेख आप देखें तो आप पाएंगे कि इलाहाबाद से वो बनारस, मिर्ज़ापुर की तरफ जा रहे हैं, वो बिहार में भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, गंगा सागर तक जा रहे हैं, या इलाहाबाद में यमुना नदी मिलती हैं तो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो नदी में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों तरफ लोग आ जा रहे हैं, तो इससे उनको काफ़ी जो है रोजगार मिल रहा है, और वो बहुत ही श्रम गहन रोजगार होता था। एक बड़ी नाव पे 8-8, 10-10 लोग, 20-20 लोग केवल नाव चलाने का काम करते थे, और वो ले जाते थे सामान, उसकी ढुलाई उतराई से संबंधित बहुत सारे लोग थे। तो ये उससे जुड़ा हुआ था, बहुत ही लेबर एक्सटेंसिव काम जिसे कह सकते हैं। और जब स्टीमर आया, दूसरी बात पुल बने और सड़क का साधन हुआ, तो ये जो सीधे सीधे व्यापार वाणिज्य का काम था वो उसमें ख़त्म हो गया। फिर दूसरा बड़ा था कि तीर्थ यात्रा। भारतीय मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं, वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बहुत उनके तीर्थ स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं, वहाँ वो जाना चाहते थे, और वो नदियों के द्वारा जाते थे, सभी धर्मों के लोग। तो अब तीर्थ स्थल के रूप में जो जाने की परंपरा थी, परंपरा तो कायम रह गई, लेकिन नदी से जाने का जो ट्रेवल था वो ख़त्म हो गया, लोग सड़क मार्गों से जाने। तो अब ये केवल उसके किनारे रह गए, मतलब नदियों के किनारे छोटी जगहों पे, और जो बहुत पुराना काम था जैसे कि मछली मारने का काम, वह काम बचा रहा, और वह काम एक लंबे समय तक बचा रहा है। बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब जनसंख्या बढ़ी है 1921 के बाद, और उसी दौर के बाद नदियों में ढेर सारा प्रदूषण बढ़ा है, नदियों की अविरलता ख़त्म हुई है, तो मछलियों की जो है किस्में ख़त्म हो गई, उनकी संख्या, उनकी मात्रा, उनके प्रकार ख़त्म हो गए। तो उसमें भी संकट आ गया, यानी अब पहले की अपेक्षा गंगा या यमुना में मछली नहीं मिलती, और निषादों का जीवन उस तरीके से नहीं है, तो यह एक दिक्कत आई। और दूसरी चीज़ें जो आधुनिकता के समय आई, उच्च शिक्षा, रोजगार देने वाली शिक्षा, जुड़ नहीं पाए। कभी कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, और जब सोचा तो उससे वहाँ तक उनकी एक्सेस नहीं बन पाई। जो मैं शुरू में कह रहा था कि पहली उपलब्धि होती है कि आप स्कूल तक पहुँच पाए, वह स्कूल नहीं जा पाए। तो जो नए किस्म का रोजगार आया, मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, इस सब में वो पीछे छूट गए, और जो पुराने किस्म का रोजगार था वो खत्म हो गया। तो एक तरीके से वो दोहरे संकट के शिकार हो गए। और यह न केवल निषाद समुदाय के साथ हुआ है, बल्कि भारत में बहुत सारे समुदायों के साथ हुआ है कि जो उनका पुराना था वो खत्म हो गया, और नए से जुड़ नहीं सके। और जिस तरीके से एक आज़ाद देश के रूप में भारत को जितनी कोशिश करनी थी, उतनी वह
कोशिश कर नहीं पाया, तो बहुत सारे लोग पीछे छूट गए। उनकी बहुत ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी है इस बात को लेकर कि हम पीछे छूट गए, हमारे लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि नाव चलाएं या स्कूल जाएं। अगर वो सोचेंगे कि हमारा बच्चा नाव चलाए तो उसको स्कूल वाली बस मिस हो जाएगी। अगर वो स्कूल जाता है तो उसके पास रोजी रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है, और उधर नदी में भी पानी का संकट है, प्रदूषण का संकट है, बहुत ढेर सारी दिक्कतें हैं। तो वो कई तरीके के संकटों से भारत के विभिन्न समुदाय गुजर रहे हैं। उनमें से एक समुदाय निषाद समुदाय है, जिनकी कहानी इस नदी पुत्र में है। इन सारे संकटों की कहानी है। और मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अभी आप डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय में आप एकेडमिक फेलो हैं, और यहाँ पर आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे अभिलेखागारों की संस्कृति के बारे में या पांडुलिपियों के महत्व के बारे में, तो ये भी बहुत नई तरह का विषय है। तो इसके बारे में अगर आप संक्षेप में कुछ बताना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए कि ये किस तरह का काम है और इसमें अभी आप क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, शुरू में बिल्कुल आरंभिक नहीं होता, उसके पीछे एक परंपरा होती है। तो इसमें भी इस तरीके के विद्वानों की कई पीढ़ियों ने इसमें काम किया है, उन्हीं के रास्ते में मैं भी चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक बात ये, दूसरी बात ये है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन से पहले हस्तलिखित ग्रंथों की एक परंपरा थी, पोथियों की परंपरा थी। वह मठों में, मंदिरों में, शैक्षिक संस्थानों में, मदरसों में, मकतबों में, गुरुद्वारों में, जैन बसदियों में रखे जाते थे और वहाँ पर विद्यार्थी जाकर पढ़ते थे। एक तो परंपरा यह थी। दूसरी परंपरा यह थी कि जो राजकीय संस्थाएं थी, यानी राजा का जो महल था उसका एक जो अभिलेखागार होता था वह होता था, और उसके जो बड़े अधिकारी होते थे उनके अपने निजी कागज पत्तर होते थे, उनकी एक परंपरा होती थी। तो वहाँ पर इस तरीके के कागज पत्तर रखे जाते थे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये किस तरीके की थी, मतलब जो राजकीय और गैर राजकीय सांस्कृतिक दायरों में जो चीजें रखी जा रही थी वो क्या रखी जा रही थी, उसमें क्या लिखा पढ़ा जा रहा था। जैसे हम लोग सामान्य इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर हम लोग जानते हैं, जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम बात करते हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं, या तो ये उसी तरह की कुछ चीज है या उससे भी अलग है? नहीं, ये जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख पत्थर पे खुदे हुए हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ ये जो कागज से संबंधित मामले हैं, कागज या कपड़े पर या ताड़पत्र पे या भोजपत्र पे, इस तरीके की जो सामग्रियां रखी गई वो उसकी परंपरा कैसे थी। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे थी, और जब वो जाती थी तो अपने साथ क्या क्या ले जाती थी। हम लोग शुरू में जब बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि लोग पहले तीर्थ यात्रा करने जाते थे। तो जब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो एक जगह से दूसरी जगह पर वह पांडुलिपियां लेकर जाते थे। तो जो तीर्थ यात्री होते थे वो एक तरीके से ज्ञान के वाहक भी हुआ करते थे। मसलन कि बनारस का आदमी अगर कोई मदुरै गया है तो इस बात की ज्यादा संभावना थी कि वह यहाँ से कोई मैन्युस्क्रिप्ट लेकर वहाँ जाएगा, वहाँ किसी विद्वान को सौंपेगा, वह उसकी नकल उतारेगा, और वो इस मामले में काफी कुशल होते थे, और फिर उसको लेकर चले जाएगा। और इस बात की भी संभावना कि वहां से भी कोई मैन्युस्क्रिप्ट लेकर चला आए। एक आदान प्रदान इन यात्राओं के माध्यम से भी होता था। तो जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कई लोग जो काम कर रहे हैं उसमें इस बात की हम पड़ताल कर रहे हैं किस तरीके से भारत में ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाएं चल रही थी। और जब ब्रिटिश शासन आया तो उसके साथ उसकी अपनी जो सत्ता आई, प्रिंटिंग प्रेस, व्याकरण, ये सारी चीजें आई, किताबें आई, तो पुराने किस्म के ज्ञान को उसने रिप्लेस कर दिया और एक नए किस्म का ज्ञान आया। उसी को बाद की पीढ़ियों ने ज्ञान माना और पिछले ज्ञान को उन्होंने एक कोई अतीत की वस्तु मान के कभी कभी उसको तिरस्कृत कर दिया, या अगर तिरस्कृत नहीं किया तो उसका सम्मान किया, लेकिन उसको जानने की कोशिश नहीं की। मतलब एक विस्मृति का शिकार रहा। जी, ये सही शब्द है, लोग एक विस्मृति का शिकार हुए। रमा जी, ये भी अपने आप एक बहुत ही रोचक जानकारी थी जो आपने दी, और बहुत बहुत धन्यवाद रमाशंकर जी आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए, अपना समय देने के लिए, और इतने रोचक विषयों के बारे में हमारे श्रोताओं को कम से कम एक झरोखा खोलने के लिए कि वो आगे अपनी तलाश जारी रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।